नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जिस तरह से लाइसेंस राज को विस्थापित कर उदारीकरण प्रचलित हुआ, उदारीकरण की जगह रिफॉर्म प्रचलित हो गया, उसी तरह से अब रिफॉर्म की जगह इन दिनों ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रचलित होने लगा है। विश्व बैंक 2004 से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के आधार पर रैंकिंग कर रहा है, लेकिन भारतीय राजनीति में इसे प्रचलित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पहले गुजरात को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मुखड़ा बनाया, फिर इसे अपने गवर्नेंस की विचारधारा। उद्योग जगत की सभाओं से लेकर राजनयिकों के बीच आप जब भी प्रधानमंत्री को बोलते सुनेंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जिक्र आएगा ही। प्रधानमंत्री से अभियान की तरह लेते हैं। कई बार बोल चुके हैं कि 3 साल के भीतर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में चोटी के 50 देशों में भारत शामिल होने वाला है। आप जानते हैं कि इस साल भारत की रैंकिंग 130 आई है। यहां से वे भारत को चोटी के 50 देशों में ले जाने का दावा कर रहे हैं पिछले 3 साल से, लगभग 2 साल से। बुधवार को ही दिल्ली में उन्होंने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जॉन की का स्वागत किया। विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में न्यूजीलैंड नंबर 1 है, भारत 130वें नंबर पर। पिछले साल की तुलना में भारत सिर्फ 1 पायदान ऊपर आया है। लेकिन 2015 में भारत विश्व बैंक से काफी खुश था, क्योंकि तब उसकी रिपोर्ट में भारत ने 2014 के 142वें पायदान से छलांग लगाकर 130 स्थान पर जगह बनाई थी। एक और बात बता दें कि विश्व बैंक की जो रैंकिंग आई है वो 2017 के लिए आई है, मतलब फिर उसके बाद 2018 के लिए आएगी, और इसके लिए विश्व बैंक जून 2016 तक सारे मुल्कों से अपने आंकड़े जुटा लेता है। इस ग्राफिक्स में आप देखेंगे कि 2017 के लिए 190 देशों में भारत का स्थान 130 है, 16 के लिए भारत का स्थान 131 था, 2015 के लिए भारत का स्थान 134 था और 2014 के लिए 142। देशों की संख्या 190 लिखी है मैंने, लेकिन ये हर साल बढ़ता चला गया है। हम अमेरिका को लेकर काफी तनाव में रहते हैं, हर चीज में उसे ही आदर्श और नंबर 1 समझते हैं, मगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उसका भी स्थान जो है नंबर 1 नहीं है, 8वां है। चीन का 78वां है। 2008 में भारत 178 देशों की रैंकिंग में 120 नंबर पे था। 2010 में 183 देशों की रैंकिंग में 132, 2011 में 135 नंबर पर था भारत, और 2012 में 132। 178 देशों से बढ़कर अब 190 देशों में रैंकिंग होने लगी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब होता है कि भारत में एक कंपनी खोलने में कितनी कम दिक्कतें आती हैं। पहले सिर्फ मुंबई के ही प्रोफेशनल फर्म की राय ली जाती थी इसमें, मगर अब इसमें दिल्ली भी शामिल है। यह कहा जा रहा है कि भारत जैसे विशाल देश का मूल्यांकन सिर्फ मुंबई और दिल्ली के अध्ययन से नहीं किया जा सकता है, लेकिन चीन जैसे विशाल देश के लिए भी सिर्फ 2 ही शहर अध्ययन में शामिल किए गए हैं, शंघाई और बीजिंग। अमेरिका के लिए न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस, और रूस के लिए मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 10 पैमानों के आधार पर तय किया जाता है। इन पैमानों का भी हम आपको नाम बताएंगे, और इनके हिसाब से भारत की अलग अलग रैंकिंग क्या है वो भी। तो व्यवसाय की शुरुआत के हिसाब से भारत का स्थान 155वां है। निर्माण के लिए परमिट लेने के हिसाब से भारत का स्थान 185 है, लास्ट, लगभग लास्ट। बिजली में भारत काफी अच्छे रैंक पर है, 26 नंबर पर है। यहां उसने 51 स्थान से 26वें स्थान पर तरक्की की है। प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के मामले में भारत 138वें स्थान पर है। उधार या कर्ज के मामले पे 44वां स्थान है। माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स की सुरक्षा के मामले में 13वां स्थान है, मगर यहां इसका रैंक 10 से गिरकर 13 हुआ है। कर अदायगी के स्थान मामले में भारत 172वें स्थान पर है। सीमा पार व्यापार में भारत 143वें स्थान पर है। कॉन्ट्रैक्ट को लागू कराने के मामले में भारत का 172वां स्थान है। दिवालियापन के निपटारे के मामले में भारत का स्थान 136 है। जैसे ही ये रैंकिंग आई, सरकार ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि विश्व बैंक की ताजा रैंकिंग में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए सुधार के प्रयासों को ठीक से शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि मैं कुछ निराश हूं। न सिर्फ भारत सरकार बल्कि हर राज्य कारोबार करने को आसान बनाने में सक्रियता से जुटा हुआ है, लेकिन जो भी वजह हो रैंकिंग की, इन कोशिशों को पूरी तरह नहीं दिखाई गई है। इसमें टीम इंडिया साथ मिलकर काफी काम कर रही है। इस रैंकिंग से हमें यह संदेश मिला है कि हम और एकाग्रता और तेजी से काम करना होगा हमें। आप जानते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन DIPP राज्यों के लिए भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग जारी करता है। इसके लिए कोई 300 पैरामीटर पर डेटा लिया जाता है और उनके मूल्यांकन के आधार पर राज्यों की सूची जारी हुई। इस साल जून में जारी रैंकिंग के अनुसार बिहार सबसे पहले स्थान पर है। बिहार पिछले साल ये 21वें स्थान पर था। तेलंगाना दूसरे और झारखंड तीसरे नंबर पर, मध्य प्रदेश चौथे नंबर पर, गुजरात छठे नंबर पर है। विश्व बैंक की रैंकिंग पर भारतीय उद्योग जगत की संस्था एसोचैम CII ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। CII के अध्यक्ष ने बयान दिया कि जमीन पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिसका विश्व बैंक ने संज्ञान नहीं लिया है।
सरकार ने तमाम तरह के कदमों को उठाया है और निवेश के माहौल को बेहतर किया है। तो सीआईआई और निर्मला सीतारमण दोनों की बात एक है। गूगल करेंगे तो विश्व बैंक के प्रमुख जिम योंग किम के 2015 और 2016 के 2 बयान मिलेंगे, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा उठाए गए कदमों की काफी तारीफ की है। अब उनसे भी पूछा जाए कि आप जिन कदमों की इतनी तारीफ कर रहे थे, क्या वो इतने ही थे कि भारत सिर्फ एक रैंक की तरक्की कर सका? जिम योंग किम ने किस आधार पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत फैंटास्टिक हो गया है? भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। तब विश्व बैंक ने लॉजिस्टिक इंडेक्स जारी किया था, जिसके अनुसार भारत का रैंक 54 से बढ़कर 35 हो गया था। रैंकिंग भी एक खेल है, इसे समझिए। जैसे विश्वविद्यालयों की अजीब अजीब तरह की रैंकिंग आती है। बेस्ट कैंपस में कोई नंबर 1 हो गया तो किसी को कुछ नहीं मिला तो बेस्ट क्लासरूम में कोई नंबर 1 हो जाता है। भारत में 90% इंजीनियर नौकरी पर रखे जाने लायक नहीं, ये एक रिपोर्ट है। लेकिन बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए आपको सैकड़ों कॉलेज मिल जाते हैं, ये भी एक रैंकिंग है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 138 देशों को लेकर ग्लोबल प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट तैयार करता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से भी अलग है ये। इसके अनुसार 2016-17 के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रैंकिंग में भारत 39वें नंबर पर है, जबकि उससे पहले के साल में भारत का स्थान 55 था, यानी 16 पायदान की छलांग भारत ने लगाई। एक और रैंकिंग होती है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की। 2015 में भारत 81वें स्थान पर था, इस साल 66वें स्थान पर पहुंच गया है, यानी भारत ने 15 पायदान की छलांग लगाई। आपको जो रैंकिंग ठीक लगे उसी को अपना लीजिए और खुश रहिए। तमाम रैंकिंग में एक रैंकिंग यह भी होती कि इस साल कितनी नौकरियां पैदा हुई हैं, तो लोग और खुश होते। नौकरी का पैमाना किसी रैंकिंग में दिखा नहीं, तो बाकी क्या बात हुई? स्टार्टअप इंडिया से लेकर मध्य प्रदेश में जमीन के लिए ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं और अलॉटमेंट की नीति बन गई है हमारे देश में। इसी मई 2016 में इंसॉल्वेंसी बिल संसद ने पास कर दिया। अगर दिवालिया होना हो तो आपको और आसान, ताकि दिक्कत ना हो दिवालिया होने में। जैसा कि मैंने कहा कि इज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रधानमंत्री मोदी के लिए गंभीर मसला है, इसलिए उन्होंने भी इस रैंकिंग पर अपनी प्रतिक्रिया एक बैठक में दी। उन्होंने कहा कि कारोबार आसान बनाने में दिक्कतें कहां पर आ रही है, इस पर ध्यान देना होगा। देश के सभी मुख्य सचिवों और सचिव वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ें और अपने अपने राज्यों में कामकाज की समीक्षा करें। कैबिनेट सचिव इस पर 1 महीने में रिपोर्ट भी देंगे। ये प्रधानमंत्री का बयान है, हम इस पर बात करेंगे। एम के वेणु है, संस्थापक संपादक हैं दि वायर के, न्यूज वेबसाइट है। अरविंद प्रसाद जी हैं, डीजी हैं फिक्की के। अरविंद जी, हम ये जानना चाहते हैं कि मैं पहले डीजी था, फॉर्मल डीजी फिक्की बोलिए। अच्छा, माफ कीजिएगा, फॉर्मर आप डीजी हैं, महानिदेशक हैं फिक्की के, लेकिन उद्योग जगत के तो है ही। तो अरविंद जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि हम इतने आहत क्यों हो गए इस रैंकिंग से? क्या हम रैंकिंग को इतनी गंभीरता से लेते हैं? देखिए, रैंकिंग को गंभीरता तो लेना ही चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की थी और वो सिंसियर भारत सरकार और राज्य सरकार पूरी तत्परता से कोशिश कर रहे हैं कि हमारी रैंकिंग बिजनेस वातावरण सुधरे। अब रैंकिंग का जो अपना लिमिटेशन है उसे भी हमें समझना होगा और इसकी परिकल्पना है उसके अनुरूप भी काम करना पड़ेगा। तो पहले तो रैंकिंग की जो लिमिटेशन है उसको समझ लेते हैं। ये पूरा रैंकिंग भारतवर्ष में सिर्फ मुंबई और दिल्ली पर आधारित है। तो जो दूसरे राज्य प्रयास कर रहे हैं या दूसरे कई चीज दूसरे, जैसे झारखंड कर रहा है, मध्य प्रदेश कर रहा है, या जैसा कहा कि बिहार कर रहा है, तो वो इसमें रिफ्लेक्टेड नहीं होता है। लेकिन यही प्रक्रिया सभी देशों के लिए है, इसलिए इसको हम एक मोटे मोटे गाइडलाइन के रूप में देखते हैं। बीजिंग, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, है ना? हाँ, तो उन लोगों ने भी इस रैंकिंग को एक तरह से सवाल उठाया है क्या? जी हाँ, तो कंपैरेटिव ही के तरीके से देखते हैं। हमें देखते हैं कि पिछले वर्ष की तुलना में कहाँ सुधरे हैं, ये पूरे देश के लिए नहीं देखते हैं। दूसरा ये देखते हैं कि ये 10 बिंदुओं पर आधारित है और उसमें कई बिंदु में हमने काफी प्रयास किए हैं जिसके रिजल्ट अभी आने बाकी है। जैसे जीएसटी हुआ, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स पे संविधान संशोधन हुआ है, अगले साल अभी जब नियम बनेगा। अरविंद जी, मैं आपको रोक सकता हूँ? तब आएंगे। जी हाँ, मैं ये जानना चाहता हूं कि देखिए, कुछ प्रक्रियाएं, एक तो इनका कट ऑफ डेट होता है जून 2016 तक, है ना? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आपके हिसाब से या तो आप ही परिभाषित कर दीजिए कि आपका पैमाना क्या होना चाहिए ईज ऑफ डूइंग के हिसाब से, और वर्ल्ड बैंक का पैमाना क्या होना चाहिए। अगर पूरी दुनिया उसको मान रही है तो पहले हम उसी पे बात करते हैं ना, जो क्राइटेरिया है। कोई भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं हो सकता जिससे हम या आप या वेणु साहब संतुष्ट हो जाएं कि यही संपूर्ण क्राइटेरिया है। या तो हम ना माने, उसमें मैं बहुत खुश हूं, या हम मान लें, इसमें भी मैं बहुत खुश हूं। लेकिन अगर हम मान रहे हैं तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जो कट ऑफ डेट का जैसे डेटा है जो दिया है, उसी के आधार पर इन्होंने बताया होगा ना। तो
ठीक है कि 100 हाँ, नहीं, ये बात सही है, मैं 142 सिर्फ ये से बता जब रहा हम था। 130 पर आए थे तब भी क्या हम यही सवाल कर रहे थे, रिजेक्ट कर रहे थे? पीएम ने रिजेक्ट नहीं किया, वैसे उन्होंने कहा इसका अध्ययन कीजिए और सबक नहीं, सीखिए टाइप से। नहीं, भारत सरकार ने भी रिजेक्ट नहीं किया है। भारत सरकार ने भी यह कहा है कि जो हमने प्रयास किए हैं उसके परिणाम अभी आने बाकी है और उसको इसमें सम्मिलित नहीं हो पाया है। यही भारत सरकार कर रही है और सही बात है कि कई प्रयासों के परिणाम अभी आने बाकी है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे पॉलिसी बन गई है, लेकिन यह तो ग्राउंड लेवल पे क्या स्थिति है इसको परिभाषित करता है और इसलिए अभी और भी प्रयास किए जा रहे अरविंद जी, हैं। कुछ बातें ये है, एक बार और परिस्थिति और पैमाना दोनों अलग अलग बातें। जो क्राइटेरिया तय है मैं उसके आधार पर पूछ रहा हूं। जब यही विश्व बैंक उन्हीं पैमानों के आधार पर एक बार आपको 12 सीढ़ियों 12 पायदानों की छलांग की रिपोर्ट देता है और यही विश्व बैंक एक पायदान की छलांग की रिपोर्ट देता है, या उसमें अगर देशों की संख्या बढ़ा दी गई है इस बार एक, तो मान लिया जाए कि पिछले और इस साल में कोई बदलाव नहीं आया, तो क्या बड़ी बात होगी? मैं यही जानना चाहता हूं कि एक बार आप क्या, अगर वो उसमें ईमानदारी नहीं होती तो वो 12 पायदानों की छलांग भी नहीं दिखाता फिर भारत के लिए। नहीं, मैं ईमानदारी की बात नहीं कर रहा हूं। यह रिपोर्ट बिल्कुल ही ईमानदारी से बनाई गई है। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि जो भारत सरकार और राज्य सरकारों ने प्रयास किए हैं उसमें दो स्थिति है। एक तो कुछ प्रयासों के परिणाम अभी आने बाकी है और इसलिए इसमें इंक्लूडेड नहीं है। दूसरा, कुछ ऐसी दिशा है जिसमें और भी प्रयास किए जाने हैं और यह एक तरह से मार्गदर्शक नीति है। जीएसटी वगैरह जो है या इंसॉल्वेंसी बिल है, ये तो जब अगले साल लागू होगा तो ये तो ऐड हो जाएगा, तो हो सकता है हमारा रैंक और अच्छा हो जाए। जी हाँ, इंसॉल्वेंसी वाला हो जाएगा, जीएसटी वाला हो जाएगा। लेकिन कुछ चीजें और है जिसमें काम करने की आवश्यकता है। मूल रूप से जैसे मान लीजिए प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का है, तो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है उसमें कुछ सुधार हुआ है, तो एक दो रैंक भी बढ़े हैं। लेकिन मूल बिंदु यह है कि ये जो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की जो सबसे गुणवत्ता है उस पर हम कितना निर्धारित होते हैं, वो ये देखता है कि अगर आप प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, संपत्ति का निबंधन कराते हैं। क्या भारत में व्यवसाय की जो शुरुआत है ना, या परमिट लेने की बात है, उसमें एक में भारत का स्थान 155वां है और एक में 185वां है निर्माण के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए अगर आप परमिट लेते हैं तो क्या आप इससे संतुष्ट हैं? जी हाँ। किस राज्य में ये बहुत बेहतर आप बताएं? तो इन दोनों मामले में कौन से राज्य में? ये बात तो देखिए, जहां तक कंस्ट्रक्शन परमिट लेने की बात है, यह निश्चय रूप से बहुत ही खराब स्थिति है और इसमें किसी राज्यों में 25, किसी राज्यों में 44 जगह से परमिशन लेने पड़ते हैं। और यह चूंकि राज्य का मामला है तो कहीं न कहीं एक बार यह बात उठी थी कि दो तरीके से इसमें सुधार हो सकता है। एक तो या तो सिंगल विंडो हो कि हमें परमिशन लेना है तो एक जगह हम आवेदन करें और वहीं पे सभी मिल जाए, या दूसरा कोई थर्ड पार्टी हम सेल्फ सर्टिफाई कर दें और थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन हो। जैसे हम परमिट के लिए आर्किटेक्चरल रिक्वायरमेंट है, तो आर्किटेक्ट जो है उसको सर्टिफाई कर दें। ठीक है, वो उतनी कार्रवाई अभी नहीं हो पाई है जो अपेक्षित है। और इसमें सारे राज्यों का योगदान है। जैसे कंस्ट्रक्शन परमिट जो लेते हैं वो विभिन्न राज्य सरकारों को और लोकल बॉडी जो होते हैं, अर्बन लोकल बॉडीज, उनका योगदान करने की आवश्यकता है। जी हाँ। देखिए अरविंद, जब ये बात हुई ना, एक तो इसमें हो सकता है कि बहुत सारे पैमाने इसमें शामिल ना हो, लेकिन जो पैमाने शामिल हुए हैं उसमें जैसे कंपनी शुरू करने की बात हो या परमिट लेने, आप भी मान ही रहे हैं कि बहुत कुछ इसमें नहीं हुआ है। तो इसका मतलब जो जिन पैमानों पर इन्होंने, देखिए जहां तक कंपनी शुरुआत करने की बात है, इसमें कुछ काम हुए हैं और जो उत्तम स्थिति है उससे जो हमारा डिस्टेंस है वो घटा है। लेकिन यह मानिए कि देखिए ये कंपैरेटिव अंक है जो दूसरे देशों ने भी प्रयास किया है। वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट ने बताया 137 देशों ने अपनी स्थिति को सुधारा है। तो उस स्थिति हमने जो स्थिति सुधारी है वो उतना अधिक नहीं सुधारा जितने कई अन्य देशों ने किया है। तो इसमें और भी काम करने की आवश्यकता निश्चित रूप से है। जो आप शुरू में बोल रहे थे, जो आप बोल रहे हैं उसमें अब बड़ा अंतर आ गया है। पर आपकी हिंदी उद्योगपति होते हुए भी अच्छी है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे। अभी वेणु साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि एक तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि हम लोग इतनी किस रैंकिंग को सीरियसली लेंगे। अगर हम लेने लगे तो वही इंजीनियरिंग कॉलेज वाला कैंपस के आधार पर कोई नंबर 1 है, कोई लैब के आधार पर नंबर 1 है, कोई फिजिक्स के प्रोफेसर के आधार पर नंबर 1 है। तो ये जो बीमारी आ गई है, तो ये तो मुझे तो वैसे ही अगर नंबर 1 भी होते तो क्या बहुत फर्क पड़ जाता क्या सर हमें? रमेश, ये बिल्कुल सही सवाल आपने उठाया है। अभी जैसे आपने बोला, मेरा नहीं, लवीश भंडारी ने लिखा था वहां से पिछले साल हाँ। जब
इसी रैंकिंग में इम्प्रूव हुआ तो हाँ। सरकार ने सब जगह उसको उसकी पब्लिसिटी करी, प्रचार किया। इस बार ही कम हुआ तो निर्मला सीतारमण कह रही कि मैं डिसअपॉइंटेड हूं, मगर कई हमने रिफॉर्म किए जो अभी तक फैक्टर नहीं हुए, बाद में होंगे। उसमें वो जीएसटी का बता रहे हैं, और अब जीएसटी जिस तरह चल रहा है 6 रेट, सिंगल टैक्स की बात चल रही थी ना, 6 रेट 4 टैक्स हो गया, 4 स्लैब, एक्सेस भी हो गया। तो ऐसे कई अर्थशास्त्री, विजय केलकर साहब जो जीएसटी का पहला रिपोर्ट निकाला था, उन्होंने बयान दिया कि अगर इस ऐसे जीएसटी को आप करोगे 5 स्लैब वाला, तो ये कोई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं होगा। इसमें सारे लॉबिंग शुरू हो जाएगी, क्लासिफिकेशन, कोई बोलेगा मेरा 26% पे टैक्स पे रखो, कोई बोलेगा मेरा 18 पे रखो, कोई बोलेगा। ये एक पहलू है। दूसरा, इस बारी जो रैंकिंग है इसमें इंडोनेशिया और पाकिस्तान बहुत जोरों की इंप्रूव किया है। तो अब पाकिस्तान के बारे में बोलेंगे तो पाकिस्तान कैसे करके? नहीं, पाकिस्तान के बारे में यहाँ मना है। आप बोलेंगे सेडिशन का चार्ज लग जाएगा। प्लीज, मुझे वकीलों के चक्कर नहीं लगाना। बहुत ही बुरा देश है, उसे 0 अंक मिला है। आगे बढ़ो। ब्रुनेई, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, इन्होंने बहुत काफी लंबी छलांग लगाई इस साल। और दूसरी बात, मोटा मोटा मुद्दे पे आ जाइए। लैंड, सबसे पहले बिजनेस के लिए आपको लैंड खरीदना पड़ता है। लैंड इसमें परमिट के लिए 185 बताया है, बॉटम 5% में है इंडिया। और यहाँ पे बहुत बड़ा लैंड एक्विजिशन बिल का 1 साल इस सरकार ने वक्त जाहिर किया कि हम विपक्ष ने भी नहीं करने दिया। विपक्ष ने भी नहीं करने दिया। बाद में सरकार ने कहा कि भाई अब स्टेट्स अपने आप करें। मध्य प्रदेश ने तो ऑनलाइन अलॉटमेंट का वो दिया है कि कितना, आप देखिए उसके बाद स्टेट्स को ऑटोनॉमी दे दिया। उसके बाद मैं देख रहा हूँ 1, 2, 3 स्टेट्स के अलावा किसी ने कुछ किया नहीं है। और बीजेपी के 2 स्टेट्स के अलावा बीजेपी के और स्टेट्स ने भी कुछ नहीं किया खास। हरियाणा ने नहीं किया, महाराष्ट्र ने नहीं किया। तो ये मेरे हिसाब से ये वर्ल्ड बैंक की रैंकिंग है, इसको हमें ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। हमें, आप रैंकिंग का कब इस्तेमाल करते हो? जब आपको सीधे बिजनेस के लोगों से एक्सपीरियंस पूछो, अब जाके आपको क्या लगा, वो आपका प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज तो क्या है एक्सपीरियंस? क्या, जैसे हम सामान्य रूप से मैं पूछ रहा हूँ, आपके जितने जो इन्वेस्टर्स फॉलो नहीं करता है। जैसे बहुत सारी खबरें आती हैं कि एक पोर्टल बन गया है, आप ऑनलाइन कंपनी के रजिस्ट्रेशन का आवेदन कर सकते हैं। कुछ सुधार स्टार्टअप में भी आ गया है फैसिलिटी कि अगर आप कंपनी बनाना चाहें तो आपको इतना, आपको टैक्स बेनिफिट देंगे, ये सब करेंगे। जैसे इंसॉल्वेंसी, दिवालियापन वाला है, एक कानून तो बना ही दिया ना। जो भी है, कानून को लागू करने में 2-3 साल लगेंगे। 3 साल लग जाएंगे, लेकिन बना दिया तो वो हो सकता है अगले साल वो काउंट हो जाए, अगर देखा जाए। हमारे यहाँ कानून की कमी नहीं है इस देश में। अब आप देखिए, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट, एक बिजनेस के लिए सबसे बड़ी बात क्या होती है कि भाई हमने कॉन्ट्रैक्ट किया। ये क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन? मतलब टाटा ने एयरटेल के साथ समझौता किया, वो लागू हुआ कि नहीं हुआ? या सरकार के साथ कोई समझौता लागू होना चाहिए, या 2 कंपनियों के बीच में लागू होना चाहिए। उसमें आप देखिए रैंकिंग हमारा 172वां है। तो क्या इस कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट में भी कोई ऐसा कानून है या नहीं है जिसकी वजह से दिक्कत आ रहा भूमि अधिग्रहण की तरफ? ये क्यों नहीं होता? क्योंकि ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, मुझे बताएं। ये रिफ्लेक्ट करता है जो हमारी टैक्स डिपार्टमेंट जो पोस्ट फैक्टो अपने टैक्स इंटरप्रिटेशन, टैक्स अगर लॉ क्लियर न हो, और हमारी टैक्स डिपार्टमेंट को दुनिया बोलती है कि फॉरेन इन्वेस्टर को ये फॉरेन इन्वेडर की तरह ट्रीट करता है। तो ये टैक्स डिपार्टमेंट 2 साल से जूझ रही है सरकार। जेटली जी ने भी कहा कि मैं इनको ठीक करूंगा जो भी है, मगर ये टैक्स डिपार्टमेंट अभी भी लोग इससे खुश नहीं है। जिस तरह के नोटिस आती हैं, जिस तरह बिजनेसेस को टैक्स डिपार्टमेंट ट्रीट करता है, वो भी ये इन्फोर्समेंट का एक भाग है। तो अगर वो कोई कहता कि भाई मेरा कॉन्ट्रैक्ट ये है और मुझे बस इतना मुझे टैक्स देना था, इतना प्रेडिक्टेबिलिटी था, उसके बाद मुझे कहा जा रहा है कि नहीं ये गलत है, तो उसमें फिर मैं एक चीज और सवाल पूछना चाहता हूं आपसे और फिर अरविंद जी से भी कि कर अदायगी, मतलब टैक्स देने के मामले में भारत का स्थान 172वां है। ये क्यों है? मतलब 2-2.5 साल में तो मुझे लगता है अनगिनत बयान तो वित्त मंत्री के ही आए होंगे कि काफी कुछ किया जा रहा है टैक्स के वो लेकर। इसका एक और कारण, तो एक मैसेज भी आ जाएगा कि इस साल आपका कितना टीडीएस कटा और ये सब कटा आ रहा है। वो तो एक डायरेक्ट टैक्स है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये जो जीएसटी जिस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहा है, मगर टाइम लगेगा। ये वहां है, ये कर अदायगी है ना। हाँ, तो जीएसटी में रविश ये है कि हिंदुस्तान का जो इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा है। चाइना में 17-18% करीब है। हमारे यहाँ अगर सारे टैक्सेस को आप जोड़ेंगे, लोकल टैक्सेस, सेल्स टैक्स, एक्साइज, तो आपको तो बहुत ज्यादा हो जाता है, 28% मिलेगा। तो लोग कहते हैं कि 28% में मेक इन इंडिया नहीं हो सकता, क्योंकि आप बाहर वाली कंपनी यहाँ पे जब आएगी, जब यहाँ पे ला के टैक्स कम हो और यहाँ पे थोड़ा वैल्यू ऐड करके यहाँ से फिर एक्सपोर्ट कर पाए।
अब इतने सारे टैक्सेस हैं तो आपकी बात से ये हुआ कि अगर हम जीएसटी लागू करें उसके मूल रूप में, जैसे न्यूजीलैंड नंबर 1 है तो वहां तो एक ही रेट है जीएसटी का, एक रेट है ना, जो मैंने पिछले दिनों अध्ययन किया था उसके, जो जहां तक मुझे याद है सिंपल से एक ही रेट है वहां पे। तो उसके जब ये होगा तो इसमें अब तो सरकार इस दिशा में आगे बढ़ी, तो हो सकता है कि अगर अच्छे से लागू कर दे तो 172 से टॉप 50 में भी आ जाए भारत। आ सकता है अगर एक रेट और बिल्कुल सिंपल वो लगाएं तो संभावना है कि ये जीएसटी चांस दे सकता है भारत को अगले 2 साल में ज्यादा उछाल। इसका एक और चीज भी हो सकता है रविश, अगर ये इस तरह के 6 रेट और ब्यूरोक्रेसी में फंस जाए और अगर सरकारी मुलाजिम अगर इसको अब्यूज करना शुरू कर दे, फिर आप उल्टा भी हो सकता है।